नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास बिहार के 2020 विधानसभा चुनाव से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम नतीजों को दोहराएं, बल्कि उस पूरी राजनीतिक कहानी को समझें जिसकी मतलब ट्विस्ट और टर्न आज भी बिहार की राजनीति पर असर डाल रहे हैं। बिल्कुल। इन आंकड़ों में ना एक पूरी कहानी छिपी हुई है। गठबंधनों की, बदलती ताकतों की और एक ऐसे जनादेश की जो कह सकते हैं शुरू से ही थोड़ा अस्थिर था। तो चलिए इसी कहानी की परतें खोलते हैं। जरूर। अच्छा, तो सबसे पहले एकदम बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा कुल 243 सीटें जी। और 2020 में इन सीटों के लिए चुनाव हुए। नोट्स के मुताबिक नतीजा एनडीए के पक्ष में गया। हाँ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए। और मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। यहां तक तो सब सीधा साधा लगता है। हाँ, मतलब सतह पर तो यही कहानी है कि एनडीए, जिसमें बीजेपी और जेडीयू मुख्य पार्टियां थीं, वो सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन असली खेल तो सीटों की गिनती के अंदर छिपा है ना। बिल्कुल, असली कहानी वही है। और यहीं पर मामला मतलब दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इन नोट्स में जो एक बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है, कौन सी? वो ये है कि चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी आरजेडी थी, तेजस्वी यादव की पार्टी। हाँ, 75 सीटें। 75 सीटें। तो एक मिनट, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी लेकिन सरकार एनडीए की, ये कैसे हुआ? ये गणित पहली नजर में तो बैठ ही नहीं रहा। और देखिए, यहीं पर बिहार की राजनीति का असली सार छिपा है। अच्छा। ये खेल फर्स्ट पास द पोस्ट का नहीं है, ये है फर्स्ट टू द मैजिक नंबर का खेल। जादुई आंकड़ा। हाँ, बिहार में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा है 122। 122। तो आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे तेज जरूर दौड़ी, लेकिन वो मीता तक पहुंच नहीं पाई। अच्छा, तो मतलब ये एक रिले रेस थी, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। बिल्कुल सही। आरजेडी का सबसे तेज धावक शायद थक गया, लेकिन एनडीए की पूरी टीम ने मिलकर रेस जीत ली। एकदम सही पकड़ा आपने। तो इस एनडीए की टीम में था कौन कौन? बीजेपी और जेडीयू तो थे ही। हाँ, वो तो मुख्य खिलाड़ी थे, लेकिन उनके साथ दो छोटी मगर बहुत अहम पार्टियां भी थीं। कौन सी? एक विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी, जिनका असर मल्ला समुदाय के वोटों पर माना जाता है। और दूसरी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हैम, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, जो दलित वोटों में सेंध लगा सकती है। तो मतलब ये वो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो कुछ हजार वोटों से भी कई सीटों का पूरा गणित बदल सकती हैं। बिल्कुल, ये वो सपोर्टिंग एक्टर थे जिन्होंने फिल्म को हिट करा दिया। समझ गई। और इनके सामने जो महागठबंधन था, उनकी टीम कैसी थी? आरजेडी और कांग्रेस तो हमें पता है। हाँ, आरजेडी और कांग्रेस के साथ इस बार वामपंथी दल मतलब लेफ्ट पार्टीज भी थीं। अच्छा। सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीएम, और उनका प्रदर्शन सच कहूं तो उम्मीद से कहीं बेहतर रहा था। ओह। असल में कई राजनीतिक जानकार तो ये मानते हैं कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा सा भी बेहतर होता तो आज कहानी शायद कुछ और होती। हाँ। महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से बस कुछ ही सीटें दूर रह गया था। तो मतलब मुकाबला एकदम कांटे का था। एक एक सीट पर धड़कने ऊपर नीचे हो रही होंगी। बहुत ज्यादा। आखिरी नतीजों तक कुछ भी साफ नहीं था। लेकिन इन नतीजों का एक और पहलू है जिसका जिक्र इन नोट्स में भी है। वो है जेडीयू और बीजेपी के बीच का शक्ति संतुलन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, पर क्या वो पहले जितने मजबूत थे? बिल्कुल नहीं। और यही इस चुनाव का सबसे बड़ा और सबसे दूरगामी असर था। कैसे? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी ने जेडीयू से ज्यादा सीटें जीती। अच्छा। कितनी? बीजेपी को मिली 72 सीटें, जबकि जेडीयू सिर्फ 43 पर सिमट गई। ओह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। जी, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन वो गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका से छोटे भाई की भूमिका में आ गए। मतलब उनकी मोलभाव करने की शक्ति हमेशा के लिए कम हो गई। तो एक तरह से ताज तो उनके सिर पर था, लेकिन सिंहासन की एक टांग बीजेपी के हाथ में थी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसी सरकार थी जो बनी तो थी, लेकिन उसकी नींव में एक असहजता थी। और इसी असहजता का नतीजा हमें आगे चलकर देखने को मिला। हाँ, 2020 का ये नतीजा सिर्फ एक चुनाव का अंत नहीं था, बल्कि ये बिहार में एक नए दौर की, कह सकते हैं, राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत थी। और राजनीतिक कॉम्प्रोमाइज तो ज्यादा दिन टिकते नहीं है। तो ये तो हुई 2020 की बात। अब नोट्स हमें बताते हैं कि अगला चुनाव 2025 में होना है। जी, 5 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन 2020 और 2025 के बीच का रास्ता भी सीधा नहीं रहा। एक बहुत बड़ा भूचाल आया है ना, जनवरी 2024 में। भूचाल शायद छोटा शब्द है।
बिहार की राजनीति में इसे पलटी मारना कहते हैं। तो क्या हुआ था? हुआ ये कि 2020 में एनडीए के साथ सरकार बनाने के लगभग 1.5 साल बाद 2022 में नीतीश कुमार उस गठबंधन से बाहर आ गए। अच्छा। और अपने पुराने विरोधी आरजेडी और महागठबंधन के साथ मिलकर एक नई सरकार बना ली। तो मतलब 2022 में वो एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के मुख्यमंत्री बन गए। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर थी। बहुत बड़ी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी कुछ हुआ? हाँ, उस सरकार के भी लगभग 1.5 साल बाद यानी जनवरी 2024 में उन्होंने एक बार फिर पाला बदला। सच में? वो महागठबंधन की सरकार गिराकर वापस एनडीए में चले गए और फिर से मुख्यमंत्री बन गए? और बीजेपी के समर्थन से फिर से मुख्यमंत्री बन गए। एक मिनट, मुझे ठीक से समझने दीजिए। 2020 में एनडीए के साथ, हाँ, 2022 में महागठबंधन के साथ जी, और 2024 में वापस एनडीए के साथ। बिल्कुल। मतलब 5 साल के एक ही कार्यकाल में 3 अलग-अलग सरकारों का नेतृत्व और मुख्यमंत्री वही एक व्यक्ति रहा। ये तो अविश्वसनीय है। ये बिहार की राजनीति की एक अनूठी हकीकत है। और 2024 का ये जो फेरबदल था वो सिर्फ पाला बदलना नहीं था। तो और क्या था? इसके पीछे कई गहरे समीकरण थे। एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी चल रही थी और बीजेपी बिहार में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। समझ आता है। दूसरी तरफ शायद नीतीश कुमार को भी महागठबंधन में वो स्पेस नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें उम्मीद रही होगी। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 2020 में जनता ने जो जनादेश दिया था वो 2024 आते आते पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया। पूरी तरह से। जिन पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ वोट मांगे थे वो अब साथ में सरकार चला रही थी। और जो साथ थे वो अब आमने सामने खड़े थे। बिल्कुल। 2020 के नतीजों ने जिस राजनीतिक जमीन की नींव रखी थी, 2024 के घटनाक्रम ने उसे पूरी तरह से पलटकर एक नया नक्शा ही बना दिया। तो आज की तारीख में बिहार में सरकार एनडीए की है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और 2020 की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी विपक्ष में बैठी है। ये 2025 के चुनाव के लिए एक बहुत ही रोचक पृष्ठभूमि तैयार करता है। बहुत ज्यादा। तो अगर हम आज के इस पूरे चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि 2020 का चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था। नहीं। ये गठबंधनों की ताकत, छोटी पार्टियों की अहमियत और एक ही गठबंधन के अंदर शक्ति के बदलते समीकरणों की कहानी थी। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे एक बटा हुआ जनादेश मतलब एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है। हाँ। जहां नेताओं के व्यक्तिगत समीकरण और रणनीतियां जनता के वोट पर भारी पड़ जाती हैं। 2020 से आज तक बिहार की राजनीति एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है। वाकई इन सभी नोट्स को देखने के बाद एक बात साफ है कि बिहार की राजनीति को समझने के लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि कौन जीता। बिल्कुल। बल्कि ये समझना जरूरी है कि जीतने के बाद कौन किसके साथ खड़ा है। सही बात है। और ये सब देख के एक सवाल मन में आता है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या? 2020 में मतदाताओं ने एक खास गठबंधन को वोट दिया था, लेकिन आज जमीन पर समीकरण कुछ और ही हैं। नेताओं ने अपनी सहूलियत से कई बार अपनी वफादारी बदली है। तो ऐसे में जब 2025 में वोटर एक बार फिर पोलिंग बूथ पर जाएगा तो उसके जहन में सबसे बड़ी बात क्या होगी? ये दिलचस्प सवाल है। क्या वो विकास और स्थानीय मुद्दों को देखेगा या फिर बार बार होते इन राजनीतिक फेरबदल और स्थिरता के वादे को ज्यादा महत्व देगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही तय करेगा।